Okay, now we are going to learn about the fiscal and monetary policy. Do you know what is a fiscal policy from your previous studies? Okay, what is the monetary policy? All right, let me start. So the monetary policy that we have discussed earlier in the earlier class, that is all about managing the flow of money in a very simple way. This can be done through managing interest rates, inflation, how much government spend on various business boosting plans. So whenever the money flow is involved, controlling the borrowing and lending from banks and how much interest rate is allowed. So these activities are monetary policy. However, when it comes to managing the budget of the government, that is the fiscal. So you all know from the day-to-day experience that every households have some budget, income and expenditure, right? So for say any household, suppose that it has a 10,000 rupees income per month, what do we do with that? We know the revenue, we know the income, then we have to plan the expenditure. All the key expenditure such as education, health, safety, security, emergency funds, day-to-day requirement, food requirement, grocery, everything is managed out of that income of 10,000 per month. There could also be situation, right, that you are trying to fix the entire expenditure for the month, that amount. But is it possible that every time you can just manage with that 10,000 rupees? क्या हर बार ऐसा होता है कि 10,000 में काम हो जाए जो भी इनकम है घर का उसमें? नहीं होता ना? No. तो वैसे सिचुएशन में बोरो करना पड़ता है. घर में बोरोइंग के बहुत सारे तरीके होते हैं. कभी पास पड़ोस से मांग लिया, फ्रेंड से मांग लिया, रिलेटिव से मांग लिया, क्रेडिट कार्ड यूज कर लिया, लोन भी लेते हैं. आजकल तो एक लोन ऑलमोस्ट फैशन भी है, ईएमआई पे बहुत सारी चीजें खरीदी जाती हैं. हाउसिंग लोन वो बोरोइंग है. ठीक वही चीज चलता है गवर्नमेंट के साथ भी. गवर्नमेंट की जो फिस्कल पॉलिसी है वो वही है. गवर्नमेंट का एक सोर्स ऑफ इनकम है और वो केवल टैक्स नहीं होती है, बहुत सारे सोर्स हैं गवर्नमेंट के भी इनकम के. वो सारे इनकम एक साइड में और दूसरे साइड में होता है गवर्नमेंट के अपने एक्सपेंडिचर. गवर्नमेंट भी ट्राई करती है कि उसके जो एक्सपेंडिचर हैं इनकम या उसके जो सोर्स हैं उसके लिमिट में ही रहे. बट अगेन जैसे किसी घर में होता है वैसे गवर्नमेंट के साथ भी होता है. गवर्नमेंट भी नहीं कर पाती है हमेशा ऐसे. इनफैक्ट अगर दुनिया भर के सारे गवर्नमेंट्स का नेट बोरोइंग जो है अभी तक, सारे गवर्नमेंट जो है ऑलमोस्ट बोरोइंग पे चल रही है. ठीक है, और उसका टोटल कर दिया जाए तो पूरी दुनिया की जो जीडीपी है उसके बराबर हो जाएगी. बाकी कोई 70-80 ट्रिलियन डॉलर सारी गवर्नमेंट मिला करके बोरोइंग की हुई है. आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से, इन सारी जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि दुनिया भर की बैंक है एक्चुअली, उनसे सारी गवर्नमेंट्स ने भी बोरो करके रखा हुआ है बहुत बड़े अमाउंट में. तो गवर्नमेंट को भी बोरोइंग करनी पड़ती है. इसको कहा जाता है पब्लिक सेक्टर नेट कैश रिक्वायरमेंट, PSNCR. पब्लिक सेक्टर का नेट कैश रिक्वायरमेंट है ये. चूंकि सब पब्लिक सेक्टर का ही काम होता है, एक्सपेंडिचर इनकम सब पब्लिक सेक्टर का ही, तो वो पब्लिक सेक्टर नेट कैश रिक्वायरमेंट. चूंकि नेट इसलिए कहा जाता है कि वो एक्सपेंडिचर माइनस इनकम है. ठीक है, तो नेट अमाउंट जो गवर्नमेंट को बोरो करनी पड़ती है अपने एनुअल एक्सपेंस के कमी को पूरा करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, उस पैसे को कहा जाता है पब्लिक सेक्टर नेट कैश रिक्वायरमेंट. ठीक है, तो यही है फिस्कल पॉलिसी. गवर्नमेंट और क्या करती है?
बजट के साथ बजट का सरप्लस और डेफिसिट क्या होता है? अगर गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से ज्यादा है तो बजट सरप्लस में है, और अगर इसका उल्टा हुआ, जैसे कि हम लोग बोरोइंग की बात कर रहे थे कि अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गया रेवेन्यू से तो वो हो गया डेफिसिट। गवर्नमेंट को सरप्लस और डेफिसिट दोनों यूज करना पड़ता है टाइम टू टाइम। अगर इकोनॉमी में डिमांड नहीं है, रिसेशन का टाइम आ रहा है, किसी भी कारण से बिजनेस ग्रो नहीं हो पा रहा है, तो गवर्नमेंट जो है डेफिसिट में चली जाती है। और उसके पीछे कारण है क्यों डेफिसिट में जाना पड़ता है, हम अभी नेक्स्ट पेजेस में बात करते हैं। जनरली क्या होता है, गवर्नमेंट क्यों डिसाइड करती है डेफिसिट में जाने की? अगर जैसे अभी सिचुएशन चल रहा है कि ओवरऑल कोरोना आया, लॉकडाउन हुआ, बिजनेसेस बंद रही, अब न कोई खरीद रहा है न कोई बेच रहा है, सारे अपने अपने घर में ब्लॉक बैठे हुए हैं। तो ऐसे में इकोनॉमी की ग्रोथ तो होगी नहीं। ग्रोथ नहीं होगी तो एक धीरे धीरे टेंडेंसी हो जाएगा कि पैसा मार्केट में आ नहीं रहा है, सर्कुलेट नहीं हो रहा है, सारी दुकानें बंद होने लगेंगी। ऐसे में और ये कुछ दिनों बाद क्या होता है कि एक डर क्रिएट हो जाता है लोगों के मन में, जब लॉकडाउन हट भी जाएगा तो लोग खर्च करना जल्दी स्टार्ट नहीं करेंगे। तो गवर्नमेंट क्या करती है, और ऐसे बहुत सारी सिचुएशन होती हैं, कभी कभी कोई रिसेशन आ गया, क्रेडिट क्रंच आ गया, क्रेडिट क्राइसिस आ गई, तो गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि थोड़ा सा इकोनॉमी में एक्स्ट्रा पैसा पंप करते हैं। ठीक है, वो क्या है, मतलब एक तरह से जैसे कि बॉडी को न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है टाइम टाइम पे, और खाने से नहीं मिलता है तो कैप्सूल लेना पड़ता है ना, आयरन का है, विटामिन का है, सब कैप्सूल। तो ऐसे ही गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि थोड़ा सा कैप्सूल देते हैं इकोनॉमी को, एक्स्ट्रा कैश देने के चक्कर में गवर्नमेंट जो है सपोर्ट, तरह तरह का जो बिजनेस सपोर्ट, स्टूडेंट्स को लोन बढ़ा देती है, बहुत सारे लोन माफ कर देती है, लोगों का वेलफेयर स्कीम, मेडिकल पे एक्सपेंसेस बढ़ा देगी, स्कूल कॉलेज ज्यादा खोलने लगेगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा खर्च करने पे स्कूल कॉलेज ज्यादा खोलेंगे, ज्यादा इंडस्ट्री को सपोर्ट कर देंगे, फैक्ट्री ओपन करवाएंगे, टैक्स कम कर देंगे। तो इससे इकोनॉमी में एक वार्म अप आती है, एक्टिविटी बिजनेस का बढ़ने लगता है ना। अब जैसे कि कोई गवर्नमेंट डिसाइड करे कि हम 10 हॉस्पिटल खुलवाएंगे, 100 स्कूल खुलवाएंगे, तो क्या होगा, बिल्डिंग बनेंगी, रियल एस्टेट होगा डेवलप, सड़कें ज्यादा बनेंगी, कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाएंगे, उससे बहुत सारी चीजें होंगी जो हमको मालूम है। तो इसलिए गवर्नमेंट को डेफिसिट में भी जाना पड़ता है, और वो इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए। अब ये फंक्शन एग्जैक्टली कैसे करता है कि गवर्नमेंट डिमांड को बढ़ाने के लिए जो है एक्स्ट्रा स्पेंडिंग जो होगी उसको कहां से लाएगी, उसके भी बहुत सारे सोर्स होते हैं, वो देखना पड़ेगा। ठीक है, और हम लोग जब फिस्कल स्ट्रेटजी की बात करते हैं तो फिस्कल पॉलिसी में यही सब बातें होती हैं कि गवर्नमेंट कैसे अपने इनकम, एक्सपेंडिचर और फाइनेंसिंग को मैनेज करती है। तो एक तो तरीका है एक्सपेंडिचर बढ़ाने का कि आप टैक्स बढ़ा दीजिए। अब टैक्स बढ़ाने के बाद एक्सपेंडिचर बढ़ाने से थोड़ा सा उतना अच्छा फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज होगा क्या कि आप एक साइड से ज्यादा पैसा ले रहे हैं इकोनॉमी से टैक्स बढ़ाने के बाद, और दूसरी साइड आप ज्यादा खर्च कर रहे हैं। तो जो गवर्नमेंट का प्लान है एक्टिविटी बढ़ाना, बिजनेस बढ़ाना, वो थोड़ा सा कम इफेक्टिव हो जाता है, क्योंकि टैक्स बढ़ाने से लोगों का स्पेंडिंग पावर कम हो जाएगा, स्पेंडिंग पावर से फिर वापस लोग खर्च नहीं करेंगे ज्यादा, तो उसका असर उतना नहीं होगा। बट एक तरीका ये भी होता है। दूसरा है कि गवर्नमेंट जो है टैक्स बढ़ाने की जगह टैक्स को भी कम ही रखे, उतना पे रखे या तो और कम कर दे, और दूसरा दूसरे कंट्री से, वर्ल्ड बैंक से, IMF से बोरो कर ले, उस तरह से कर सकती है। फिर जो टैक्सेशन के और भी तरीके हैं, अलग अलग तरीकों को यूज कर सकती है, लेकिन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स है। तो कई बार क्या होता है कि डायरेक्ट टैक्स को कम कर देती है, इनडायरेक्ट टैक्स को बढ़ा देती है। ठीक है, तो टैक्स के अलग अलग जो स्लैब हैं, अलग अलग वैरायटीज हैं, उनके साथ भी गवर्नमेंट जो है चेंजेस ला सकती है इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। इन सारी एक्टिविटीज में जो PSNCR है, पब्लिक सेक्टर नेट कैश बोरोइंग, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि किसी भी टाइम पे अगर हम लोग PSNCR को एक रिजर्व की तरह ट्रीट कर सकते हैं कि अगर टैक्स नहीं बढ़ाना है या टैक्स को भी कम करना है, एक्सपेंडिचर को भी एक्सपेंडिचर को बढ़ाना है, तो PSNCR काफी बड़ा हो जाएगा, ज्यादा बोरिंग हम लोगों को करनी पड़ेगी। तो इसलिए
4 सिचुएशन हो सकते हैं ऐसे में, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है ABCD में। इंक्रीज एक्सपेंडिचर एंड रिड्यूस टैक्सेस, इसलिए कि हम लोग बात की है पहले कि हम एक्सपेंडिचर को भी बढ़ा दें, टैक्स को कम कर दें, तो लोग बहुत ज्यादा खुश होंगे, बहुत ज्यादा पैसा आएगा इकोनॉमी में, क्योंकि एक तो टैक्स भी कम देना पड़ रहा है और गवर्नमेंट इंक्रीज कर दी है एक्सपेंडिचर। अब ऐसे में जितना भी जो डेफिसिट होगा वो फाइनेंस होगा किससे? PSNCR से। अब उसका थोड़ा सा अलग हो सकता है सिचुएशन, जहां पे गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि हम एक्सपेंडिचर को कम कर देते हैं और टैक्स को इंक्रीज कर देते हैं। ऐसे में क्या होगा? बट इसमें गवर्नमेंट जो है इकोनॉमी को ग्रो नहीं कर रही है, एक्चुअली यहाँ पे टाइट कर रही है पैसे का सप्लाई। हम लोग पहले बात कर चुके हैं गवर्नमेंट पैसे की सप्लाई को कम क्यों करती है, राइट? किसी को याद है? तो जब हम लोग फिस्कल पॉलिसी पढ़ते हैं तो जरूरी नहीं कि हर बार गवर्नमेंट केवल बढ़ाने की कोशिश करे इकोनॉमी को। गवर्नमेंट को इकोनॉमी को कभी टाइट भी करना पड़ेगा, मनी सप्लाई को रोकना भी पड़ेगा। बहुत ज्यादा अगर पैसे का सप्लाई हो गया इकोनॉमी में तो रोकना ही पड़ेगा। तो फिस्कल पॉलिसी में वो भी तो सोचना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं केवल पैसे डालते जा रहे हैं। बहुत ज्यादा पैसे अगर इकोनॉमी में डालेंगे तो इन्फ्लेशन आ जाएगी। कहने मतलब कि सामान वही, पैसा का सप्लाई बढ़ गया तो चीजें महंगी हो रही हैं। जैसा कि हम लोग देखे हैं कि जिम्बाब्वे ये सब कंट्रीज में हुआ था 600% का इन्फ्लेशन रेट। तो गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि थोड़ा सा पैसे कम करते हैं इकोनॉमी से, तो एक्सपेंडिचर को कम कर देगी, अपनी खर्च को कम कर देगी और टैक्स बढ़ा देगी, तो लोगों के पास पैसे कम रहेंगे खर्च करने के लिए। इससे क्या होगा कि PSNCR जो हमारी जो गवर्नमेंट की बोरोइंग है वो उसकी जरूरतें कम हो जाएंगी। एक रास्ता ये हो सकता है कि एक्सपेंडिचर को बढ़ा दें और डायरेक्ट जो हाई टैक्स लगा दे, तो उसे क्या होगा कि PSNCR पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, राइट? क्योंकि जो भी एक्सपेंडिचर बढ़ रही है वो टैक्स से फाइनेंस हो जा रहा है। और जब PSNCR पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है तो एक तरीका ये भी हो सकता है कि या तो इंक्रीज कर दीजिए एक्सपेंडिचर और टैक्स जो है उसको भी बढ़ा दीजिए, दूसरा है कि एक्सपेंडिचर को कम कर दीजिए और टैक्स भी कम कर दीजिए। तो दो सिचुएशन ऐसा भी है कि जब आप कोई बोरोइंग के ऊपर ध्यान नहीं देना है, बोरोइंग घट रही है बढ़ रही है कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जो आपका एक्सपेंडिचर है और टैक्सेशन है दोनों को बैलेंस कर दीजिए, ठीक है? यही 4 तरीके हैं गवर्नमेंट ज्यादातर यूज करती है। बहुत सारे इकोनॉमिक्स बुक्स में जाने पे ये भी दिखेगा कि गवर्नमेंट जो है अपना जो इंक्रीज या रिड्यूस एक्सपेंडिचर करती है या मनी फ्लो को कंट्रोल करती है, उसके लिए कई बार बॉन्ड्स भी इशू करते हैं बहुत सारे फॉरेन गवर्नमेंट्स। बॉन्ड क्या होता है कि एक बार इशू कर दिया, मान लीजिए कि 1 लाख करोड़ का बॉन्ड इंडियन गवर्नमेंट ने इशू कर दिया, उससे क्या होता है कि मार्केट से जो पैसा था वो कम हो जाएगा, बिकॉज लोग इसमें इन्वेस्ट करेंगे, बॉन्ड में इन्वेस्ट करेंगे और बदले में उनको एक सर्टिफिकेट मिलेगा बॉन्ड। अब उससे क्या होगा कि 5 साल के लिए लोगों के पैसे जो है बैंक में चले गए और वहां पे बंद पड़े हुए हैं, इकोनॉमी से अपने आप पैसा कम हो गया और पर एनम उनको इंटरेस्ट मिल रहा है। तो ये सारे टेक्निक है जो गवर्नमेंट यूज करती है पैसे की सप्लाई कम करने के लिए, पर दोनों ही की जरूरत पड़ती है। अब आगे देखते हैं कि गवर्नमेंट टैक्सेशन को कैसे यूज करती है या टैक्सेशन का पर्पस क्या होता है। एक तो है जो सबसे इजी है, रेवेन्यू बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट को टैक्सेशन की जरूरत पड़ती है। गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर बढ़ानी है, रेवेन्यू बढ़ाने हैं, इवन इन्फ्लेशन जब होता है तो गवर्नमेंट के ऊपर भी इम्पैक्ट होती है। गवर्नमेंट का भी जो सेम एक्सपेंडिचर है अब बढ़ जाएगा लास्ट ईयर से, तो टैक्स बढ़ा दिया। दूसरा है कि हम लोग पहले पढ़े हुए थे कि बैरियर टू एंट्री, राइट? पोर्टर 5 फोर्स मॉडल। गवर्नमेंट को कई बार अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना पड़ता है। कैसे हम प्रोटेक्ट करते हैं इंडस्ट्री को? अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आज की डेट में बहुत सारा ई बिजनेस हो गया है, ई कॉमर्स हो चुका है, तो बड़े बड़े जो ऑनलाइन बिजनेस वाले हैं सप्लाई कर रहे हैं सब कुछ घर बैठे। इससे बहुत सारे लोग जिनको टाइम नहीं है या तो वो शॉपिंग नहीं करते हैं, घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं, सामान घर पहुंच जा रहा है। और ये कहाँ से आ रहा है? बड़े बड़े मॉल से या अमेजन जैसे वेबसाइट से आ रही है। इससे जो छोटे बिजनेस वाले हैं उनका बिजनेस इंपैक्ट हो रहा है, वो तो ऑनलाइन बेच नहीं सकते हैं, उनके पास उतना रिसोर्स नहीं है,
वेबसाइट नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, उनके पास मॉडल नहीं है कि वो बेच सकें ऑनलाइन। इससे कई बार क्या होता है कि आपके पास में जो घर के नीचे जो दुकान है वहां के सामान नहीं बिक रहे हैं और अमेजन से सप्लाई आ रहा है। प्रॉफिट किसको जा रहा है? अमेजन को जा रहा है। ठीक है, ग्लोबल बिजनेस है, वो भी सही है अपने जगह पे, लेकिन आपके जो पास के जो बिजनेस है, लोकल बिजनेस है, वो सामान नहीं बेच पा रहे हैं, कई बार उनको लॉस होने लगता है। अल्टीमेटली दे स्टॉप सेलिंग, they shut down the shops, they become poor, unemployed, they don't have any business. ठीक है, तो गवर्नमेंट को कई बार they have to protect the industries from foreign competition, so they raise the tax, they create a barrier. There are always the news that World Trade Organization and such bodies are objecting to the increase in tax because government is trying to protect their own economy. Even Indian government was trying to protect some Indian banks for decades and decades so that other players, international players, do not enter Indian banking sector. Okay. Next, tax is also used to redistribute income and wealth. Normally, that is not done in a more democratic countries because the purpose is not to make rich the poor and poor the rich by taxation. Taxation's objective generally is to help people and help the economy. But that could be one of the reasons that government will try to make at least poor a little bit richer by taxation. How? You tax rich people more, take their money and give it to poor as the incentive, bonus, support, loan waiver. We have heard loan waivers in last few decades, at least 2 decades, quite frequently, right? Government has waived the loan of farmers, the students and all, and they're all good thing. Sometimes these are good steps, but this could be a way to redistribute income and wealth. Okay, and then finally, certain product to be priced for the social cost. Now, what is social cost? We also we hear often that government has allowed the sale of cigarettes and less risky or less unhealthy products are banned. So what government does in those cases, government allow the sale of wine, the liquor, even cigarettes, etc. So non people cannot stop smoking. If government will ban smoking, there will be a black market, right? What will happen in the black market? There will be no control of government. Everything will be in the black market. There will be no tax at all to the government. So government allows such products to be sold in the open market, but on the same time, tax them heavily. Why? Because they know that people will ultimately smoke anyway. लोग कोई स्मोकिंग छोड़ेगा नहीं, बैन भी कर दिया जाए तो वो ब्लैक मार्केट में आ जाएगा, चोरी छुपे वो सिगरेटें बिकेंगी, इलीगल मटेरियल यूज होंगे उसमें, और वो किसके हाथ में जा रहा है कुछ भी पता करना मुश्किल हो जाएगा। तो गवर्नमेंट उनको अलाउ करती है ओपन मार्केट में, बट इतनी टैक्स लगाती है ताकि वो जो टैक्स हो, दैट टैक्स विल फाइनेंस द हॉस्पिटल्स, because ultimately people are going to be sick because of the cigarettes, the liquors, alcohol, and it will require the government to protect and treat the patients. Where the money will come from? That needs to come from tax, and these kind of tax are called excise duty on this kind of products that make people unhealthy. Also for the because of the pollution, government have to sometime tax heavily because the pollution will cause health disease, and the disease needs to be treated in the hospital. Government will need more hospitals, so higher tax. Okay, so these are the rationale why government sometime have to impose higher amount of taxes for certain products. It is not that government do not like that product or have any animosity or koi dushmani hai, but government have to finance the social cost. So these things are called social cost of smoking and alcohols. Okay, any questions so far?
All right. I see Abhishek is getting active. Do you have any question, Abhishek? हाँ भैया, वो जो गवर्नमेंट इस मतलब टैक्स जनरेट करती है इस फैक्टर से, वेलफेयर फैक्टर से, ये गवर्नमेंट अपने हॉस्पिटल्स पे अप्लाई करेगी या जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है उसको भी देंगी? Generally, it government can do both. It can do both, but generally, government finance their own hospital with this additional revenue, because government needs to open their own hospital. Their government will have more control to make the policy to treat poor people. If they will support the private hospital, then the government will not have the full control how the poor are treated, how they are supported in case of emergency, and if they don't have money, right? So generally, the government hospitals treat the poor free of cost or at a very, very subsidized rate. And that's why government have to support their own hospitals from this revenue. And especially these hospitals are designed to treat the patients from this kind of addiction like smoking, alcohol, or maybe even pollution, some of the chest disease. ठीक है? तो गवर्नमेंट जो है अपनी हॉस्पिटल में वो खर्च कर सकती है ज्यादा अच्छे से, एफिशिएंटली. प्राइवेट सेक्टर पे तो प्राइवेट हॉस्पिटल बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं कर सकता ना गवर्नमेंट का. गवर्नमेंट रेट भी डिसाइड नहीं कर सकती है वहां पे. अगर होता है कि गवर्नमेंट रेट डिसाइड करने की कोशिश करती है, फिर लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं कि गवर्नमेंट जो है इंटरवीन कर रही है बिजनेस में. भैया हॉस्पिटल पे टैक्सेस लगता है? हॉस्पिटल पे टैक्स नहीं, हॉस्पिटल पे टैक्स लग सकता है, बट उसके रेवेन्यू से सपोर्ट नहीं करेगी ना गवर्नमेंट. वो कॉम्प्लिकेट मैटर हो जाएगा. टैक्स लगता है स्मोक पे, सिगरेट पे, अल्कोहल पे, जो एक्साइज ड्यूटी में आता है, और वो जो एक्स्ट्रा कैश आता है उसको इन्वेस्ट करती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, या उनको इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करती है. अभी वी नो देयर वाज इन लास्ट 5-6 years government initiated the insurance, health insurance for poor and everyone, right? Sir, and government has to pay the premium for this. उसके लिए प्रीमियम भी देना पड़ता है गवर्नमेंट को. और ये सारा sir, I have one question. Okay. How the business growth is reduced or impacted when interest rate is raised by the government? Okay, so that is a question from monetary policy, and that we discussed, and we'll talk about more. But generally what happens is when the government increases the interest rate, the borrowing becomes expensive, right? What is the price of money? The price of money is interest. When interest rate goes up, the money borrowing becomes expensive, and then people don't borrow much. And if the borrowing is less, investment will be less, new business will not grow, it will not expand, and the growth of the entire economy and the business will be impacted. It will be reduced. So market will start to cool down, and growth will slow when the interest rate is increased. Of course, government do not want to increase to reduce the growth. Actually, government try to reduce the inflation rate. But the side effect of reducing the inflation rate को कम करने का जो एक साइड इफेक्ट होता है वो ये होता है कि बिजनेस भी स्लो डाउन होने लगता है धीरे धीरे. क्योंकि नॉर्मली क्या है कि इन्फ्लेशन और बिजनेस ग्रोथ कई बार एकदम साथ साथ ही चलता है. जहां बिजनेस ग्रोथ स्टार्ट हुआ, इन्फ्लेशन भी बढ़ने लगता है. एक बार एक लिमिट के बाद जब इन्फ्लेशन पहुंच जाता है ना 7-8%, गवर्नमेंट को फिर पैनिक होता है, उसको इन्फ्लेशन कम करना ही पड़ता है. इन्फ्लेशन को कम करने की कोशिश करेगी गवर्नमेंट, कैसे? इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगी. और जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ाया, उसका मेन टारगेट होता है क्या? इन्फ्लेशन. बट साथ में साइड इफेक्ट क्या होता है? बिजनेस ग्रोथ. बिजनेस भी धीरे धीरे स्लो होने लगता है. जस्ट लाइक कोई भी हम दवा खाते हैं, एलोपैथिक दवा खाते हैं, तो साइड इफेक्ट होता है. हमारी कोशिश होती है कि हम हेडेक को कम करने के लिए या कोई एंटीबायोटिक दें पेशेंट को, बट उसका साइड इफेक्ट क्या होता है? वो कई बार डायरिया और हेडेक स्टार्ट हो जाता है. वैसे ही
इंटरेस्ट रेट बढ़ाई जाती है इन्फ्लेशन को एड्रेस करने के लिए, लेकिन वो इन्फ्लेशन के साथ साथ बिजनेस और इकोनॉमी को भी इम्पैक्ट करने लगती है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Great. And Abhishek, are you fine? हाँ भैया। Okay. So moving on about the taxation, there are two types of tax: direct and indirect taxes. Direct taxes are those which are deducted at source. You would have heard this. पहले भी सुने होंगे TDS कटना, tax deducted at source. Normally ये जो है डायरेक्ट टैक्सेशन में होता है, जहां पे डायरेक्ट जो टैक्स काट लिया जाता है इवन जैसे सैलरी है। दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट कहाँ होता है? जैसे कि हम लोग पे करते हैं, कोई एक बिस्किट का पैकेट भी कोई खरीदता है, ठीक है, कई बार न्यूज में आता है कि एक कप चाय भी जब गरीब आदमी पे करता है तो वो गवर्नमेंट को टैक्स देता है, और वो टैक्स उतना ही होता है जितना कि एक पैसे वाला अमीर आदमी देता है। ये सब है सुने हुए हम लोग, ठीक वही बात है यहाँ पे। जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो हर एक कप ऑफ चाय पे लगता है, हर एक बिस्किट के पैकेट पे लगता है। वो चाहे बिस्किट का पैकेट कोई अरबपति बिलियनियर कोई बिजनेसमैन खरीदे वो बिस्किट का पैकेट, या एक सड़क पे रहने वाला भूखा 5 साल का बच्चा खरीदे, राइट? टैक्स उस बिस्किट के पैकेट पे उतना ही लगता है, राइट? ये है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स ये देखता है कि आप कौन हैं, आपका इनकम कितना है, आपसे ज्यादा लेना चाहिए जब आपका इनकम बढ़ रहा है, तो वो है डायरेक्ट टैक्सेशन। इनडायरेक्ट टैक्स ये सब एनालिटिक्स नहीं कर सकता, क्योंकि वो हर एक काउंटर पे दुकान पे चीजें बिक रही हैं, सब पर वो उतना ही टैक्स लगता है, बिना ये देखे अमीर गरीब छोटा बड़ा भूखा पेट भरा हुआ आदमी दुबला पतला आदमी मोटा आदमी ये कुछ नहीं देखता, तो सब पे लगता है बराबर। वो हो गया इनडायरेक्ट टैक्स। तो इन दोनों में अंतर क्या है यहाँ पे दिया हुआ है डिस्टिंक्शन। तो एक तो इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो हर सामान पे एक फिक्स अमाउंट लगता है, जैसे कि हम लोगों ने बात किया अभी, एक बिस्किट है उस पे 5 रुपए के बिस्किट लिए तो 1 रुपया 1.5 रुपया वो टैक्स लगेगा ही सब पे, सारे बिस्किट पे उस साइज के हर बिस्किट पे बराबर रहेगा। दूसरा क्या है कि एक फिक्स परसेंटेज रहता है, ये नहीं है कि आपके इनकम पे डिपेंड करे, आपके सोशल स्टेटस पे, आपके बिजनेस वाले हैं कि सैलरीड हैं, ये सब चीजों पे नहीं लगता, वो फिक्स्ड अमाउंट रहता है। नाउ क्या कहते हैं कि इनडायरेक्ट और डायरेक्ट के बीच में 2-3 और भी डिफरेंस हैं। वो है कि इनडायरेक्ट टैक्स जो है और डायरेक्ट में रिग्रेसिव टैक्स का एक फैक्टर है। रिग्रेसिव टैक्स एक तरह का डिस्टिंक्शन करता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में, कि अगर आप सब पे बराबर टैक्स लगा रहे हैं तो वो एक रिग्रेसिव हुआ, मतलब कि एक क्या कहते हैं कि एक तरह का क्रूएल्टी है बराबर टैक्स लगाना सब पे, ठीक है, इसी को कहते हैं रिग्रेसिव टैक्स। एक थोड़ा सा अनकाइंड एक क्रूएल टैक्स सिस्टम हुआ इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि सब पे लगता है, ये नहीं देखता कि किसका इनकम कितना है, कौन भूखा है कौन नहीं है, ठीक है। दूसरा होता है एक प्रोपोर्शनल टैक्स मैकेनिज्म। प्रोपोर्शनल टैक्स में सब पे एक बराबर का टैक्स लगता है, जैसे कि एक किसी इकोनॉमी में 25-20% फिक्स कर दिया टैक्स, और हर इनकम अर्नर को 20% देना ही पड़ेगा। और थर्ड मैकेनिज्म होता है प्रोग्रेसिव टैक्स, जो कि वर्ल्ड वाइड ऑलमोस्ट पॉपुलर है, हर जगह ये ऐसे ही चलता है। इसमें क्या है कि आपका स्लैब होते हैं, जैसे इनकम टैक्स हम लोग ने देखा है 5 लाख तक का कोई टैक्स नहीं होगा या कुछ कंडीशंस होंगे, फिर 10 लाख तक 10% कर देंगे, ऐसे बढ़ाते जाएंगे स्लैब वाइज टैक्स, और वो होगा प्रोग्रेसिव टैक्स। इसका मतलब है कि लोगों के इनकम के अकॉर्डिंगली, लोगों की सैलरी और कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली टैक्स लगाना, वो है प्रोग्रेसिव टैक्स। तो टैक्स जो है और इनकम लेवल आपस में लिंक्ड है, और ये 3 तरह के हो सकते हैं, रिग्रेसिव, प्रोपोर्शनल एंड प्रोग्रेसिव। नेक्स्ट देखते हैं मॉनेटरी पॉलिसी क्या है। इसके बारे में हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। मॉनेटरी पॉलिसी एक बार रिपीट कर देते हैं फिर से।
मॉनेटरी पॉलिसी बेसिकली जो मनी मैनेजमेंट है गवर्नमेंट का, मनी सप्लाई, इंटरेस्ट रेट, क्रेडिट कंट्रोल, इससे रिलेट करता है। किस अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे? फिस्कल पॉलिसी, गवर्नमेंट कैसे एक्सपेंडिचर करती है, कैसे खर्च करती है, इनकम कितना है, बजट क्या है, ये है फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? इसमें हम ये नहीं देख रहे हैं कि कितना इनकम हो रहा है, कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है। इसमें हम लोग बजट की बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग जो घर के का जो एग्जांपल लिए थे कि कब बोरो करना पड़ता है, इनकम कितना होता है, वो बात नहीं होगी। इसमें गवर्नमेंट प्योरली ये देखती है कि इकोनॉमी के अंदर कितना मनी पंप करना है, कितना मनी होना चाहिए, इन्फ्लेशन किस रेट से ऊपर जा रहा है और कैसे इसको कंट्रोल करें, इंटरेस्ट रेट कितना होना चाहिए। जैसे कि आरबीआई जो काम करती है बहुत सारा, ठीक है, आरबीआई का फंक्शन क्या है, हम लोग अभी ध्यान दिए हैं। आरबीआई का जो फंक्शन होता है मोस्टली मॉनिटरी है, इसका जो काम है मॉनिटरी है, ठीक है। और याद रखने के लिए कि आरबीआई का जो ज्यादातर फंक्शन होता है ना, आरबीआई के बारे कहती है कि अच्छा इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है, हम लोगों को कुछ करना पड़ेगा, और आरबीआई को लोग कहते हैं कि इन्फ्लेशन रेट कंट्रोल करना चाहिए। इंटरेस्ट रेट कौन बढ़ाता घटाता है? आरबीआई। जो आता है कि 0.25 कम कर दिया, रेपो रेट कम कर दिया, ठीक है, ये कौन करता है? आरबीआई करती है। क्रेडिट कंट्रोल, क्रेडिट रेटिंग जो है बैंक्स का और ये सब जो पॉलिसी है उसको कौन कंट्रोल करता है? आरबीआई करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बाकी कंट्री में उसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जैसे बॉडी को कहा जाता है सेंट्रल बैंक। बाकी जो बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज हैं खास करके, उसमें आरबीआई जैसे बॉडी को कहा जाता है सेंट्रल बैंक, ठीक है। इनका काम होता है मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करना। ओके, बढ़िया। सो अगर मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई कंट्रोल कर रही है तो फिर फिस्कल पॉलिसी कौन कंट्रोल कर रहा है? वो होता है जनरली गवर्नमेंट करती है। गवर्नमेंट की फाइनेंस मिनिस्ट्री फिस्कल पॉलिसी देखती है। क्यों? कि अल्टीमेटली सारी जो पॉलिसी हैं इनकम एक्सपेंडिचर की, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है, गवर्नमेंट के पॉलिसी से होता है एक्सपेंडिचर, सारा फंक्शन ही गवर्नमेंट का है। तो ये इसीलिए गवर्नमेंट अपने हाथ में रखी है कि फिस्कल पॉलिसी वो डिसाइड करेगी कितना पैसा आया, कितना खर्च करना है, कितना अंतरराष्ट्रीय लेवल पे बोरो करना है। ये गवर्नमेंट ही अच्छे कर सकती है, आरबीआई नहीं कर सकती है। आरबीआई का उतने पावर नहीं है, इन्फ्लुएंस नहीं है, उसका रोल नहीं है, और उतने काम भी उसके हाथ में नहीं रहता। गवर्नमेंट को ही सब पूरा देश चलाना है, तो फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट के हाथ में रहती है। क्लियर? याद रखने के लिए। तो मॉनेटरी पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्या होगा? कोई डिफाइन करेगा मॉनेटरी पॉलिसी का क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए? Hope you are not on mute if you are trying to speak. Anyway, मॉनेटरी पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव है इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट में एक बैलेंस बनाए रखना, ठीक है, और इकोनॉमी की जो ग्रोथ है वो इम्पैक्ट ना हो और इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहे, उस हिसाब से इंटरेस्ट रेट को सेट करना और इसको गवर्न करना भी। ये जो एरिया है, सब्जेक्ट है, इसको मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं, और इसके जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनको मॉनेटरिस्ट इकोनॉमिस्ट कहा जाता है। मॉनेटरी इकोनॉमिस्ट भी कहते हैं उसको। सो मॉनेटरिस्ट इकोनॉमिस्ट, दे टॉक अबाउट मनी सप्लाई एंड हाउ इंटरेस्ट रेट शुड बी मैनेज्ड। एक काफी सिंपल कॉन्सेप्ट को आजकल काफी मीडिया में आता है और टेक्स्ट बुक्स में टर्म यूज किया जाता है, क्वांटिटेटिव ईजिंग। सिंपली ये क्या है जो हम लोग अभी तक बात कर रहे थे कि इकोनॉमी में पैसा बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? मनी सप्लाई को बढ़ाना चाहिए। मनी सप्लाई बढ़ेगा, इकोनॉमी में पैसा बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, लोगों के पास ज्यादा पैसे होंगे, लोग ज्यादा खर्च करेंगे, ग्रोथ होगी बिजनेस में, इकोनॉमी ग्रो करेगा। तो ये सारी चीजों को कहते हैं क्वांटिटेटिव ईजिंग। मतलब आप ज्यादा पैसा इकोनॉमी में डाल रहे हैं ताकि इकोनॉमी को स्टिमुलेट किया जाए। जैसे एक पेशेंट होता है, उसके को वीकनेस है, हीमोग्लोबिन कम है, मल्टीविटामिन्स कम है, वो बाहर धूप में नहीं जा रहा है तो उसको विटामिन डी दिया जाता है। हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए आयरन के कैप्सूल भी दिए जाते हैं। सारी जब विटामिन दी जाती हैं उसको सपोर्ट करने के लिए,
ये प्रोसेस जो है ये है क्वांटिटेटिव ईजिंग। जब हम इकोनॉमी में उसकी बात करते हैं, स्टिमुलेट करना, इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए एक्स्ट्रा कैश डालते हैं, उसको कहते हैं क्वांटिटेटिव ईजिंग। ठीक है, ये कैसे करते हैं? इसके लिए इंटरेस्ट रेट को कम करना होगा। लिखा है व्हेन सच अ पॉलिसी इज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड द शॉर्ट टर्म इफेक्ट वुड बी अनप्रेडिक्टेबल। तो इंटरेस्ट रेट कम कर दिया, शॉर्ट टर्म में क्या होगा थोड़ा सा बताना मुश्किल होता है। शॉर्ट टर्म में वो अनप्रेडिक्टेबल रहता है, इसलिए कि इंटरेस्ट रेट कम हुआ, इमीडिएटली लोग या तो बोरोइंग करना छोड़ नहीं देंगे या बोरोइंग स्टार्ट नहीं कर देंगे, क्योंकि उसके लिए बजट बनाना पड़ता है, प्लानिंग करनी पड़ती है, प्रोजेक्ट को फाइंड आउट करना पड़ता है। केवल ये आज आरबीआई ने कह दिया कि ठीक है कल से आप लोग पैसा बोरो कर सकते हैं, हम इंटरेस्ट रेट कम कर देना है 1% से एक बार में। इसका तो ये नहीं कि लोग तुरंत पैसे लेने लगेंगे या अचानक कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। टाइम लगता है, बजट बनाना पड़ता है, प्रोजेक्ट उस बजट के लिए प्रोजेक्ट मिलना चाहिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए, नया बिजनेस सेटअप करना है उसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी, कहाँ करना है, कौन सा प्रोडक्ट को बाई करना है, सेल करना है, ये सारी चीजें सोचनी पड़ती हैं। सो इमीडिएटली कुछ नहीं दिखता है मार्केट में, और इसके जो एक गैप होता है, आज गवर्नमेंट ने कम, आज आरबीआई ने कम किया इंटरेस्ट रेट और उसका इफेक्ट दिखना स्टार्ट होता है 2-3 महीने बाद, वो इसको कहते हैं टाइम लैग। और वो टाइम लैग इसलिए होता है कि लोगों को टाइम चाहिए होता है प्लानिंग करने के लिए, प्रिपरेशन करने के लिए, इस बेनिफिशियल पॉलिसी को यूज करने के लिए भी टाइम चाहिए, तो वही है टाइम लैग। तो इसलिए कहा जाता है ग्रोथ इन द मनी सप्लाई। अगर ये हमारा टारगेट है, अगर गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट कम की है 1% और हमारा टारगेट है मनी सप्लाई बढ़ाना, तो ये इमीडिएट टारगेट नहीं होना चाहिए। इमीडिएट टारगेट रखेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है इंटरेस्ट रेट कम करने से। इसमें इसको मीडियम टर्म टारगेट बनाना चाहिए। 3 महीना के बाद, 6 महीने के बाद उसका असर दिखेगा, तब जाके लोग पैसे बोरो करना स्टार्ट करेंगे। उनको टाइम चाहिए रिएक्ट करने के लिए पॉलिसी पे। तो रिएक्शन टाइम जो होता है, कई बार ये टर्म यूज किया जाता है ड्राइवर्स के लिए भी। एक ड्राइवर गाड़ी चला रहा है काफी हाई स्पीड में, और अचानक देखा है कोई गोट या कोई एनिमल आ गया रास्ते पे, तो उसको देखने में, समझने में क्या करें, हम लेफ्ट से निकले, राइट से निकले, ब्रेक लगाएं, उसको 1-2 सेकंड लग जाता है। ये जो 2 सेकंड है, 1 सेकंड है, इसको कहते हैं रिएक्शन टाइम। वैसे ही इकोनॉमी में भी होता है, पॉलिसी चेंज हुआ तुरंत लोग उसका यूज नहीं कर सकते। इंटरेस्ट रेट्स एज अ टारगेट फॉर मॉनेटरी पॉलिसी। सो कितना इंटरेस्ट रेट बढ़ाना चाहिए, कम करना चाहिए, इसके ऊपर थोड़ा सा। A rise in the interest rate will raise the price of borrowing. इसके ऊपर हम लोग बात किए हैं। Interest rate is the price of money. So rise in interest rate will raise the price of borrowing. Of course, हम borrow करेंगे, महंगा हो जाएगा borrowing, इसलिए कि interest rate ही बढ़ गया है, the price of money increase हो गया है। क्या होगा अगर ऐसा होता है, interest rate बढ़ा देते हैं तो? एक कॉन्सेप्ट समझते हैं पहले। जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, मान लीजिए 8% था, 10% हो गया, 2% बढ़ा दिया गया। जनरली आरबीआई इतनी तेज नहीं बढ़ाती है, बट एग्जांपल के लिए समझने के लिए 8% था, अब वो 10% हो गया। मैं एक कंपनी मैनेज कर रहा हूँ, मुझे लगा कि मार्केट में बहुत सारी प्रोजेक्ट्स ऐसी हैं जो कि साल में मुझे 9% रिटर्न देती है या 10% भी रिटर्न देती है। मैं इन्वेस्ट करता हूँ अगर 1 लाख रुपया, तो वो साल में मुझे 1,10,000 या 1,09,000 दे देती है। 9%, 10%। गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, 8% से 10% कर दिया। अब मुझे अगर किसी प्रोजेक्ट से 9% ही मिल रहा था और गवर्नमेंट का कॉस्ट ही और इंटरेस्ट रेट ही बढ़ गया, 10% हो गया, तो मैं तो इन्वेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि जितना मुझे 9% आ रहा है उससे ज्यादा मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा बैंक्स को 10%। तो मुझे तो लॉस हो गया 1% का। इवन 10% हमको आ रहा था और मुझे 10% गवर्नमेंट को इंटरेस्ट ही देनी है, तो भी मैं इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा, मैं वो प्रोजेक्ट नहीं लूंगा। अब क्या हुआ, मैं प्रोजेक्ट्स लेना स्टॉप कर दूंगा, मैं प्रोजेक्ट्स पे इन्वेस्ट करना स्टॉप कर दूंगा, इसलिए कि इंटरेस्ट रेट बढ़ गया। अब मुझे ज्यादा अर्न करना पड़ेगा सारे प्रोजेक्ट्स में। अगर वैसे प्रोजेक्ट नहीं है तो, अगर मैं इतना अर्न नहीं कर सकता सारे प्रोजेक्ट्स पे, तो मैं क्या करूंगा, अब मैं बोरो करता हूं तो मुझे लॉस होगा, एक्सपेंस ज्यादा हो जाएगा, इंटरेस्ट ज्यादा पे करना पड़ेगा,
और मुझे प्रॉफिट कम हो रहा है इन्वेस्ट करने से, मैं अपने प्रोजेक्ट्स को कम करना स्टार्ट कर दूंगा, बोरोइंग कम कर दूंगा। तो यही लिखा है, इन्वेस्टमेंट प्लान्स में बी कर्टेल्ड, कि इन्वेस्टमेंट का प्लान को काटना पड़ेगा अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो। सो जनरली ऐसा लगता है वैसे कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो इन्वेस्टमेंट कम होगा, काफी हद तक लॉजिकल भी है। तो इसका जो लिंक है कभी कभी काम नहीं कभी करता है। ऐसा भी देखा गया है कई बार कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के बावजूद इन्वेस्टमेंट जो है कोई बहुत कम नहीं हुआ, क्योंकि वो इस पर डिपेंड करता है कि इकोनॉमी में कितनी अपॉर्चुनिटी है, कितना रिटर्न मिल रहा है सारे इन्वेस्टमेंट से। अगर जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि गवर्नमेंट ने 8% इंटरेस्ट को कर दिया 10%, लेकिन मुझे अपने सारे प्रोजेक्ट से कितना मिल रहा है रिटर्न, 15%। मैं क्या करूंगा, मैं कुछ प्रोजेक्ट कम करूंगा, नहीं करूंगा। सो ये इसमें भी डिपेंड करता है कि इकोनॉमी किस स्टेज पे है, क्या बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है मार्केट में, अच्छा रिटर्न आ रहा है, तो हो सकता है इंटरेस्ट रेट बढ़ने के बावजूद मेरी बोरोइंग कम नहीं हो। सो ये भी थोड़ा सा कनेक्शन वीक होता है, कई बार प्रेडिक्ट करना मुश्किल होता है कि एग्जैक्टली क्या होगा, बट जनरली कॉन्सेप्चुअली थ्योरी में ये समझा जाता है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से इन्फ्लेशन कम होगा और इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाता है। Other effects of raising interest rates. High interest rate will keep the value of sterling higher than it would otherwise be. ये थोड़ा सा और इकोनॉमिक्स के डीप में चले गए। ये कह रहे हैं क्या कि अगर हम इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं, ठीक है, उससे जो है लोकल जो करेंसी है हमारे, जैसे इंडियन रुपीज है, जैसे ये टेक्स्ट ये सब कोर्सेज जो हैं यूके बेस्ड हैं, तो ये बात करते हैं कि स्टर्लिंग, पाउंड स्टर्लिंग जो यूके की करेंसी है वो महंगी हो जाएगी, ठीक है, इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से। वो इसलिए होता है कि जनरली जब इंटरेस्ट रेट जो है इज प्राइस ऑफ मनी, राइट, हम लोग ये डेफिनेशन को याद रखना पड़ेगा हमेशा। इंटरेस्ट रेट इज द प्राइस ऑफ मनी, मतलब प्राइस ऑफ मनी मतलब आपकी करेंसी की वैल्यू होती है इंटरेस्ट। तो अगर आप इंटरेस्ट बढ़ा दिए तो क्या होगा, आपके करेंसी की वैल्यू, मैं बोला था, बढ़ जाएगी। आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाते जाइए, करेंसी की वैल्यू बढ़ती जाएगी, ठीक है। इससे हमारी करेंसी तो स्ट्रांग हो रही है एक साइड पे, लेकिन एक चीज प्रॉब्लम भी कर रहा है। अगर हमारी करेंसी इतनी वैल्यूएबल हो गई और इतनी स्ट्रांग हो गई कि वर्ल्ड में बहुत एक्सपेंसिव है, गोल्ड की तरह एक्सपेंसिव बन गया, तो क्या होगा मालूम है, हमारी एक्सपोर्ट कम होने लगेंगी। क्यों? अगर एक मोबाइल है कुछ और हम लोग ऐसे 1 लाख मोबाइल इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट कर रहे थे, और मान लीजिए हमारी करेंसी, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, 1 महीने में हमारी करेंसी जो है दुगनी एक्सपेंसिव हो गई। मतलब मैं आईएनआर में अपने मोबाइल, इंडिया जो है आईएनआर में मोबाइल बेचती थी, किसको किसको बेचे, चाइना को बेचती थी, ठीक है, आईएनआर में। अब इंडियन करेंसी जो है डबल हो गया, एक्सपेंसिव हो गया चाइना के लिए। तो कहने का मतलब पहले 1 रुपया बराबर एक चाइनीज करेंसी थी, रेमबिनी जो है, अब क्या हो गया, 1 रुपया का बराबर हो गया 2 चाइनीज करेंसी, 2 रेमबिनी, ठीक है। इसका क्या असर होगा, अगर मैं एक फोन 10,000 में बेचता था पहले, तो 10,000 रेमबिनी देनी पड़ती थी चाइना के लोगों को। अब मैं उसी फोन को 10,000 का, मेरा जो फोन है 10,000 रुपए का, उसके लिए चाइना को कितना देना पड़ेगा, 10,000 नहीं 20,000 रेमबिनी देनी पड़ेगी, क्योंकि इंडियन करेंसी स्ट्रांग हो गई है। इसका मतलब अब चाइनीज को हमारा फोन महंगा लगेगा। अब वो चाइना के लोगों को हमारा फोन खरीदने के पहले कई बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि प्राइस काफी बढ़ गया। क्यों? एफएक्स स्ट्रांग होने के कारण, हमारी करेंसी के स्ट्रांग होने के कारण। अब जाहिर सी बात है कि जब प्राइस उनके लोकल इकोनॉमी में बढ़ जाएगी हमारी फोन की, तो हमारा फोन एक तरह से कॉम्पिटिटिव भी नहीं रहा, क्योंकि कंपटीशन का मेन मुद्दा क्या होता है, प्राइस, कॉस्ट पे कंपटीशन होती है ज्यादातर। हमारा फोन जो है कॉम्पिटिटिव नहीं रहा, वहां पे ज्यादा महंगा हो गया। सो लोग कम खरीदना स्टार्ट करेंगे, कम खरीदेंगे तो हमारी एक्सपोर्ट जो है बाहर की कंट्री में कम हो जाएगा, तो एक्सपोर्ट धीरे धीरे श्रिंक होने लगता है, कम होने लगता है,
जैसे जैसे हमारी करेंसी स्ट्रांग होती है। अब समझ में आएगा कि या अब समझ में आया कि क्यों कुछ कंट्री लाइक जापान अच्छी इकोनॉमी है, बहुत स्ट्रांग इकोनॉमी है, बहुत अच्छा वेल मैनेज भी है, इन्फ्लेशन रेट भी हमेशा कम रखता है, इसके बावजूद उसकी करेंसी जो है वीक रहती है। एक जापानीज युआन, सॉरी जापानीज येन, जेपीवाई जिसको कहते हैं जापानीज येन, $1 के बराबर कितना होता है? $1 जो है 110 115 जापानीज येन के बराबर होता है। कितना? 115। इतना तो हमारी इंडियन करेंसी भी वीक नहीं है। हमारी इंडियन करेंसी भी 75 रुपीज पे रहती है $1 के अगेंस्ट। जापानीज येन उससे भी वीक है। तो कई बार हम लोग देखते हैं, सुनते हैं कि करेंसी स्ट्रांग होना बहुत अच्छी बात है। जरूरी नहीं है कि करेंसी स्ट्रांग होना या स्ट्रांग करते जाना कोई अच्छी बात है। अगर हमको अपना एक्सपोर्ट को कॉम्पिटिटिव रखना है तो करेंसी कुछ हद तक एक ब्रैकेट में ही रहना चाहिए। बहुत ज्यादा हाई हुआ तो कंपटीशन में मात खा जाएंगे हमारे सामान, एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगी वो ग्लोबली। जापान एक एग्जांपल है। चाइना भी ऐसे करती है। चाइना भी अपने करेंसी को बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होने देती डॉलर के अगेंस्ट, क्योंकि चाइना पूरे दुनिया भर में एक्सपोर्ट करती थी और है, और उसको ये बात मालूम था कि अगर करेंसी स्ट्रांग हुआ उसका कंपटीशन में लूज करने लगेगा। तो वो और सारा जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है वर्ल्ड में किस करेंसी में? डॉलर के को यूज करके। सो चाइना क्या करती थी, अपनी रेमबनी को यूएस डॉलर के हमेशा एक बैलेंस बना के रखती थी, एक रेशियो पे रखती थी। उसको कहा जाता है पेगिंग करना, PEG, पेगिंग करना। तो जो पेगिंग के थ्रू हमेशा मैनेज करके रखती थी कि उसकी जो करेंसी है यूएस डॉलर से हमेशा वीक रहे, ताकि उसका एक्सपोर्ट जो है मार्केट में हॉट रहे, खूब ज्यादा एक्सपोर्ट कर सके। वो एक रीजन था बस। ऐसे बहुत सारे और भी रीजंस हैं। तो दिस इज टू अंडरस्टैंड कि इंटरेस्ट रेट कैसे इंपैक्ट करती है, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट हम बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए भी देख सकते हैं। अगर एक्सपोर्ट कम हो रहा है हमारा धीरे धीरे, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट भी गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि याद है बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? हम कितना एक्सपोर्ट करते हैं वर्सेस हम कितना इंपोर्ट करते हैं, उसका जो डिफरेंस है वो है बैलेंस ऑफ पेमेंट। अगर हमारा एक्सपोर्ट कम हो रहा है और इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है, तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होगा? नेगेटिव में जाने लगेगा। और उसके लिए क्या करनी होगी? हमको बोरोइंग करनी पड़ेगी इंटरनेशनल मार्केट में। अगर हम ज्यादा बोरोइंग करते हैं तो क्या होता है? हमारा एक्सपेंस बढ़ेगा ना, इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा मार्केट में। इसलिए करेंसी का बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना भी अच्छी बात नहीं है। वो भी, उससे भी एक इन्फ्लेशन आता है इकोनॉमी के अंदर। एनीवे, सो एक अच्छी साइड इफेक्ट है वैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ने का, वो है कि कैपिटल इनफ्लो बढ़ने लगता है इकोनॉमी के अंदर। क्यों? कि आपका करेंसी जो है वैल्यूएबल समझा जाता है। जैसे मैंने कहा गोल्ड की तरह बन जाएगा। तो सब लोग चाहेंगे इसमें इन्वेस्ट कर दें, इसलिए कि ये लगातार एप्रिशिएट हो रहा है, ऊपर जा रहा है। जब हम इस कंट्री से एग्जिट करेंगे, वापस निकलेंगे, तो चूंकि एक्सपेंसिव हो रही है कंट्री, वो करेंसी, हमको ज्यादा पैसा मिलेगा अपने होम करेंसी में। फॉर एग्जाम्पल, उसी एग्जाम्पल को वापस लेते हैं। हमारी और चाइनीज रेमबनी जो है इक्वल थी। एक चाइनीज इन्वेस्टर है, उसने इंडिया में इन्वेस्ट किया 1 अरब रुपया में, ठीक है। इंडियन करेंसी महंगी होती जा रही है। मान लो 1 साल बाद एक INR के लिए 2 चाइनीज रेमबनी मिल रहे हैं अगर 1 साल बाद, तो उस चाइनीज इन्वेस्टर को कितना मिलेगा? वो 1 अरब रुपए लगाया था इंडिया के अंदर INR में। अब वो जब वापस निकलेगा 1 साल बाद, तो उसको मिलेगा 2 अरब चाइनीज करेंसी। पहले उसने 1 ही अरब चाइनीज करेंसी लगाए थे और उसको 2 अरब मिल रहे हैं। तो अगर करेंसी ऊपर जा रही है, स्ट्रांग हो रही है, तो ये भी एक मोटिवेशन हो सकता है। बाहर के इन्वेस्टर ज्यादा पैसा लगाएंगे तो भी जो है इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, ग्रोथ होती है, नया नया फंड, नया नया फर्म, फैक्ट्री सेटअप होती हैं, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है, जॉब होता है, सबको कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं, गवर्नमेंट को भी टैक्स मिलता है, गवर्नमेंट भी फिर ज्यादा पैसे स्पेंड कर सकती है इकोनॉमी के अंदर। सब कुछ अच्छा होने लगता है बाहर के पैसे आने से भी। कई बार बहुत कुछ अच्छा होने लगता है, सब कुछ अच्छा नहीं, बहुत कुछ अच्छा होने लगता है। सो हाई इंटरेस्ट रेट जो है फॉरेन कैपिटल को अट्रैक्ट करती है, जो कि अच्छी चीज है। सो हर एक स्टेप के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों स्टेप्स हैं।
अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाता है तो उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट है, करेंसी स्ट्रांग होगा। उसके बाद इन्वेस्टमेंट आएगा, नेगेटिव साइड इफेक्ट है कि हमारा एक्सपोर्ट वीक होने लगेगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट निगेटिव में जाने लगेगा और इससे हमारी एक्सपेंस बढ़ने लगेगी। हमारी एक्सपेंस मतलब गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर बढ़ने लगती है। गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर बढ़ेगी तो गवर्नमेंट को टैक्स बढ़ाना पड़ेगा, ये याद रखने वाली चीज है। ओके, सो द एक्सचेंज रेट एज अ टारगेट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। सो ये हम लोग को दिख गया कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है एक्सचेंज रेट को इंपैक्ट करती है कि नहीं करती है? करती है ना। अगर हम इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दें बहुत तो एक्सचेंज रेट पे इंपैक्ट पड़ेगा, और एक्सचेंज रेट पे इंपैक्ट होगा तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे इंपैक्ट पड़ेगा। और यही जो दोनों पॉइंट है ए एंड बी लिखा हुआ है। ए फॉल इन द एक्सचेंज रेट, यहां पे fall in the exchange rate might therefore be good for a domestic economy by giving a stimulus to exports and reducing demands for imports. मतलब अगर हमारा एक्सचेंज रेट के कारण हमारी करेंसी वीक हो रही है, एक लिमिट तक, हर चीज का एक कंटेक्स्ट होता है, एक लिमिट तक अगर वीक हो रही है हमारी करेंसी तो ये एक्सपोर्ट्स के लिए अच्छा हो सकता है, क्योंकि बाहर हमारा प्रोडक्ट जो है क्या होगा, सस्ता होगा। सो मॉनेटरी पॉलिसी इंटरेस्ट रेट को मैनेज करके गवर्नमेंट जो है एक्सचेंज रेट को मैनेज कर सकती है, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे भी इसका असर पड़ता है मॉनेटरी पॉलिसी का। When a country's economy is heavily dependent on overseas trade, as the UK economy is, it might be appropriate for government policy to establish a target exchange value for the domestic currency. अच्छा, ये दो सेंटेंस में बस यही है कि अगर गवर्नमेंट का इंटरनेशनल ट्रेड काफी ज्यादा है, हम लोगों ने एग्जांपल लिया था अभी चाइना का, इंडिया का या जापान का भी, अगर जैसे कि चाइना का एग्जांपल लें, अगर इंटरनेशनल ट्रेड हेवी है, जो कि चाइना का है, बहुत सारा ट्रेड होता है इंटरनेशनल पार्टनर के साथ, तो गवर्नमेंट को अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को इस तरह से मैनेज करना होगा कि एक्सचेंज वैल्यू या जो एफएक्स है, करेंसी का वैल्यू है, इंटरनेशनल करेंसी के कंपैरिजन में, इंटरनेशनल करेंसी की तुलना में बहुत एक्सपेंसिव ना हो जाए। अगर आपकी करेंसी बहुत एक्सपेंसिव हो रही है तो आपका एक्सपोर्ट कम होने लगेगा, यही है। तो इसलिए मॉनेटरी पॉलिसी को इस तरह से मैनेज करना चाहिए कि आपका एफएक्स जो है एक लिमिट के अंदर रहे, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव ना होने लगे। और हम प्रैक्टिकली देख भी चुके हैं, जापान क्या करता है, अपनी करेंसी को वीक रखता है। चाइना क्या करती है, वो भी अपने करेंसी को काफी वीक रखती है, और यूएस डॉलर के अगेंस्ट एक सेट करके रखी हुई है। जैसे ही लगेगा कि यूएस डॉलर महंगा हो रहा है, वो क्या करेगी, अपनी करेंसी को ऊपर कर देगी एक्सपेंसिव, या यूएस डॉलर से करेंसी कंपैरिजन में वीक हो रहा है, वो अपनी करेंसी को भी वीक कर देगी। कैसे वीक करेगी, ढेर सारा पैसा इकोनॉमी में डाल देगी, रेमबिनी को प्रिंट कर देगी, ढेर सारा इकोनॉमी में डाल दी, अपने आप करेंसी वीक हो गया यूएस डॉलर के अगेंस्ट। अब उसका सामान मार्केट में, जब चाइना का सामान जा रहा है मार्केट में, सस्ता है, उतना ही है जैसे पहले था। तो ये सब तरीके हैं, गवर्नमेंट जो है एफएक्स को, करेंसी को मैनेज कर सकती है, कितना वैल्यू पे उसको रखना है, टारगेट वैल्यू सेट कर देगी। जैसे होता है ना, हम लोग कई बार खाना खाते हैं और वेट चेक करते रहते हैं हर वन वीक पे, फिर देखते हैं कितना वेट हो रहा है, अच्छा खाना ज्यादा हो रहा है और वेट भी बढ़ा है, थोड़ा सा या तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सरसाइज बढ़ा देंगे या खाना कम कर देंगे। टारगेट क्या है, वेट को फिक्स रखना, 60 kg 70 kg एक फिक्स रेट रखना है, और उसके बाद देखना है कि हाँ भाई अब क्या करना है, खाना ज्यादा खाना है या एक्सरसाइज ज्यादा करनी है। इन दोनों को आपस में चेक करते रहेंगे तो अल्टीमेटली वेट जो है एक लेवल पे रहेगा। वैसे ही ये करेंसी को किया जाता है, एक टारगेट सेट करके छोड़ दीजिए, उसके बाद सप्लाई डिमांड जो करेंसी का है, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन रेट को मैनेज करते रहिए, सो दैट एक एफएक्स वहीं पे मेंटेन रहे। ठीक है, अभी तक समझ में आया? कोई क्वेश्चन? एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, कुछ भी? ओके, गुड न्यूज। तो टारगेट एंड इंडिकेटर्स, अच्छा हम लोग टारगेट की बात कर रहे थे, टारगेट आ गया। लीडिंग इंडिकेटर is the one which gives an advance indication of what will happen to the economy in the future. Okay,
सो जो हम लोग अभी तक बात कर रहे थे एकदम उसी पे है। लीडिंग इंडिकेटर होता है कि जो एडवांस में बता दे कि क्या होने वाला है, ठीक है। एक तरह से लीडिंग इंडिकेटर है हमारा मौसम विभाग की तरह, जो एक हफ्ता पहले बता देता है कि हवाएं तेज चलेंगी, बूंदाबांदी और थोड़ा सा ड्रिजलिंग होने की भी पॉसिबिलिटी है। सो कई बार क्या होता है कि गेम और स्पोर्ट्स वाले अपना प्लानिंग उस हिसाब से कर लेते हैं। ये लीडिंग इंडिकेटर है। और इसको इकोनॉमिक कंटेक्स्ट में कैसे यूज करेंगे, इसमें क्या होता है कि जैसे हम लोग अभी करेंसी की बात कर रहे थे, ठीक है। अब वो करेंसी चाहे स्टर्लिंग हो या हमारी चाइनीज रेमबिनी हो या जापानीज येन हो, कोई भी हो, अगर करेंसी में फॉल हो रहा है 2% का, तो हम लोग को समझ में आ सकता है कि क्या होने वाला है आगे, राइट। बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्या होगा? बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है पॉजिटिव होने की चांस है, क्योंकि अगर करेंसी हमारी वीक हुई, इंटरनेशनली हमारा ट्रेड बेटर होगा, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो हमारे पास पैसा ज्यादा आएंगे बाहर से, और हमारे जो एक्सपोर्ट हमारे जो इंपोर्ट होंगे वो कम एक्सपेंसिव होंगे, तो हमारा जो पैसा खर्च होगा वो कम होगा, बाहर से पैसा ज्यादा आएगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के सिचुएशन में ज्यादा एक्सपोर्ट लो इंपोर्ट, ज्यादा एक्सपोर्ट लो इंपोर्ट, क्या होगा? हमारे पास एक रिजर्व क्रिएट होने लगेगा, ठीक है। और वो रिजर्व क्रिएट होने का एक बहुत बड़ा कारण था, हम लोगों ने अभी भी देखा कि जब करेंसी वीक हुई तो हमारा प्रोडक्ट मार्केट में कॉम्पिटिटिव होने लगा। ये जो है हमारा करेंसी वीक होना, ये दिखाता है कि ऐसा चांस है कि फ्यूचर में हमारा प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव हो जाए और बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है पॉजिटिव होने लगेगा, मतलब हम लोगों के पास ज्यादा पैसा आने लगेगा फॉरेन मार्केट में। हम कई बार देखते हैं कि इंडिया के में भी आता है न्यूज़पेपर्स में कि इंडियन बैलेंस ऑफ पेमेंट, इंडियन रिजर्व ऑफ द डॉलर हैज गॉन अप। भारतीय करेंसी का जो रिजर्व है लगातार ऊपर जा रहा है, लगातार ऊपर जा रहा है। कोई 2 साल पहले नहीं, कोई 4 साल पहले थी ये, 5 साल पहले थी ये $400 बिलियन में। अब ये $500 बिलियन, 550 एक्सीड कर चुका है, ठीक है। आधा ट्रिलियन एक्सीड कर चुका है। 1-2 साल ऐसा रहा तो 1 ट्रिलियन का रिजर्व बन जाएगा इंडियन इकोनॉमी का यूएस डॉलर में, जो कि अच्छी चीज है, ठीक है। सो इससे हमारी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, हमारा इंटरेस्ट रेट कम होता है। इंटरनेशनल मार्केट में हम लोग को तो इंटरेस्ट देना पड़ता है इंडियन गवर्नमेंट को। जब गवर्नमेंट के पास अच्छा रिजर्व है पैसे का, तो एक तरह से ट्रस्ट बनाता है कि इनका बैलेंस शीट अच्छा है। गवर्नमेंट का भी बैलेंस शीट होता है, ठीक है। जब आपका बैलेंस शीट स्ट्रांग है, असेट आपके पास ज्यादा है, रिजर्व है, कैश है, तो किसी से भी आप पैसा मांगने जाते हैं तो पैसा का इंटरेस्ट कम लगता है, राइट। गवर्नमेंट के साथ भी ऐसा ही होता है। गवर्नमेंट के पास अच्छा रिजर्व है, करेंसी स्टेबल चल रही है, तो इंटरेस्ट रेट कम लगेगा। नाउ नेक्स्ट, कोइंसिडेंट इंडिकेटर, ठीक है। अब कोइंसिडेंट का मतलब होता है, को का मतलब है साथ में, इंसिडेंट मतलब कोई इवेंट, कोई घटना। तो कुछ घटनाएं हैं जो साथ साथ घटती हैं, हम साथ साथ वाला घटना है एकदम। कोइंसिडेंट इंडिकेटर इसमें है कि मनी सप्लाई जो है 5% बढ़ा दें तो जीडीपी जो है हो सकता है 2%, 3% या 4-5% बढ़ जाए, क्योंकि जीडीपी भी एक प्रोपोर्शनेटली बढ़ने लगता है जब मनी सप्लाई बढ़ाते हैं। क्यों? हम लोग इस पर काफी डिस्कशन कर चुके हैं। जब पैसा फ्लो होता है तो बिजनेस ग्रो होती है, डिमांड बढ़ता है, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस बढ़ती है। तो ये हो गया कोइंसिडेंट इंडिकेटर। थर्ड है लैगिंग इंडिकेटर। लैगिंग इंडिकेटर क्या है? जैसे हम लोग पहले बात किए हैं कि एडमिन टाइम लगता है या रिएक्शन टाइम होता है, बहुत सारी चीजों में होता है कि नहीं। एक ड्राइवर को भी रिएक्शन टाइम चाहिए होता है कुछ देखने के बाद। वैसे ही इकोनॉमी में भी हम इंटरेस्ट रेट कम कर दिए, 1-2 महीना लगता है लोगों को प्रोजेक्ट को प्लानिंग करने में, समझने में क्या कर सकते हैं, कैसे बिजनेस ग्रो करते हैं। तो थोड़े टाइम बाद वो अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाते हैं, या उल्टा भी कर सकते हैं, एक्सपेंडिचर कम भी कर सकते हैं। तो ये एक टाइम लैग होता है। लैगिंग इंडिकेटर कौन सा है? जिसमें टाइम लगे एक्शन और रिएक्शन के बीच में। मतलब कि एक रास्ते पे जानवर आया, ड्राइवर ने ब्रेक दबाया, उसका बीच में 2 सेकंड का टाइम लग गया, ये लैग है। वैसे ही इकोनॉमी में भी होता है। हम बहुत सा कोशिश करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट को एड्रेस करने का, बट उसका असर होता है 3 महीने बाद। ये सब लैगिंग इंडिकेटर्स हैं, ठीक है। यहाँ पे लिस्ट बना हुआ है 2-4 मॉनिटरी इंडिकेटर्स का। द साइज ऑफ मनी स्टॉक, इंटरेस्ट रेट, एक्सचेंज रेट रिस्क अगेंस्ट अनदर करेंसी,
साइज ऑफ गवर्नमेंट बोरोइंग, ये सब इंडिकेटर हैं, ये दिखाते हैं कि आगे आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। ये इफेक्ट नहीं है, ये कॉज है, ये इंडिकेटर्स हैं। बाकी ये इसको देख करके आप अनुमान लगा सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है 3 महीने बाद, 2 महीने बाद। गवर्नमेंट का बोरोइंग एज अ परसेंटेज ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अगर ये गवर्नमेंट की बोरोइंग बढ़ रही है तो आप बहुत सब चीज अनुमान लगा सकते हैं आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। क्या होने वाला है? गवर्नमेंट बोरोइंग बढ़ने पे इन्फ्लेशन आने वाला है। गवर्नमेंट ज्यादा बोरो कर रही है और ज्यादा खर्च करने जा रही है, ज्यादा खर्च करेगी तो इकोनॉमी में पैसे बढ़ेंगे, पैसे बढ़ेंगे इन्फ्लेशन बढ़ेगा। ठीक है, तो ऐसे ही एनालाइज करनी पड़ती है उसके साइड इफेक्ट्स को और या उसके इफेक्ट को भी। नेक्स्ट, मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी, यही है, इन दोनों का मिक्स करके हम लोग देखते हैं कि पॉलिसी ऑफ लो इंटरेस्ट और एब्सेंस ऑफ क्रेडिट कंट्रोल माइट स्टिमुलेट बैंक लेंडिंग। तो ये वही सब चीजों का एक छोटा सा रिवीजन है हम लोग जो बात किए हैं कि अगर लो इंटरेस्ट रेट है तो बोरोइंग बढ़ेगी और लेंडिंग बढ़ जाएगा मार्केट में, और एक्सपेंडिचर और डिमांड भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, हाई इंटरेस्ट जो है बोरोइंग को कम करता है, और स्ट्रिक्ट क्रेडिट कंट्रोल का भी बहुत हद तक वही मीनिंग होता है कि जैसे हाई इंटरेस्ट रेट का होता है, इट विल जस्ट रिड्यूस द अमाउंट ऑफ क्रेडिट। ठीक है, सो अब देखते हैं एक दो पेजेस और रह गए हैं इन द इकोनॉमिक सेक्शन, सो लेट्स ब्रेक इट हियर टुडे। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी कॉन्सेप्चुअल चीजें आप लोगों ने पढ़ा समझा, और उप्स बैटरी भी डाउन हो रही है, कोई बात नहीं, बहुत सारी कॉन्सेप्चुअल चीज पढ़ा गया है। तो आज इतने पे ब्रेक देते हैं और फिर सैटरडे को मिलते हैं। ठीक है, और ये चैप्टर तो कंप्लीट कर ही लेंगे, नेक्स्ट चैप्टर भी स्टार्ट कर देंगे सैटरडे को। ये काफी इंपॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल एरिया है, सो इसको एक बार रिवाइज भी करते रहिए साथ साथ में। और हम लोग नेक्स्ट वीक एक लगातार सारे रिवीजन करेंगे क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के थ्रू। ठीक है, सो बी रेडी विद दैट, रिवाइज ऑल द चैप्टर्स दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट, सारा रिवीजन कर लीजिए ताकि ऑब्जेक्टिव और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के सेशन में अच्छा रहे। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है ये पिछले 2-3 सेशन के ऊपर तो अभी भी हम लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, या नेक्स्ट सेशन में भी कभी भी पूछ सकते हैं। और ये बहुत अच्छा चैप्टर है, इससे हमको इकोनॉमी के बारे में और अपने इवन डे टू डे इकोनॉमिक का इम्पैक्ट समझने में, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, कैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट काम करता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे क्या असर पड़ता है इंटरेस्ट रेट का और इन्फ्लेशन का, करेंसी कैसे इम्पैक्ट डालती है हमारे एक्सपोर्ट पे और कॉम्पिटिशन पे हमारी इंटरनेशनल मार्केट में, ये सब चीजें समझने के लिए चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको अच्छे से समझ लीजिए, एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा, और कोई अगर क्वेश्चन होगा तो हम उस पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, कोई क्वेश्चन अभी तक बिफोर वी क्लोज? नहीं भैया। Excellent, see you on Saturday then. Okay.